बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर 2 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। कौन सा न्यूमेरिकल लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कौन सा न्यूमेरिकल एमसीक्यू बन सकता है, ये भी आपको साथ साथ बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 2.1 की स्टेटमेंट बड़े जरा गौर से देखिएगा। The magnitude of cross and scalar products of the two vectors are 4 square root 3 and 4 respectively। मतलब दो वेक्टर्स हैं नॉन जीरो a एंड b। उन a एंड b का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड दिया गया ना वो है 4 अंडर रूट 3। इसी तरह से उन दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड दिया गया वो कितने है 4। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर्स के बिटवीन आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान सी स्टेटमेंट है। पहले जरा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूं कि ये न्यूमेरिकल एमसीक्यू में किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये लॉन्ग और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सोल्यूशन बाय गिवन डाटा की हेडिंग लगाएंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसी तरह से करके आएंगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। बाय गिवन डाटा मेंशन करेंगे a क्रॉस b का मॉड, मतलब a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। साथ में एन कैप नहीं लगाएंगे, सही है ना। एन कैप लगाएंगे तो वो तो फिर इसका मतलब यूनिट डायरेक्शन आ जाएगी। उसने सिर्फ बात किया मैग्नीट्यूड की। तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। ये सारा मैग्नीट्यूड है। ये हमें दिया गया 4 स्क्वायर रूट 3। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से a डॉट b का जो मैग्नीट्यूड दिया गया वो है ए बी कॉस थीटा, मतलब ए बी कॉस थीटा कितना दिया गया है 4। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटे, टू फाइंड एंगल फाइंड आउट करना है थीटा। तो फिर आपने कुछ भी नहीं करना, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। पहले इक्वेशन 1 लें, उसकी लेफ्ट साइड है ए बी साइन थीटा और राइट साइड है 4 स्क्वायर रूट 3, ये देख सकते हैं। फिर इसी तरह से इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दे और राइट वाली साइड राइट साइड पे डिवाइड कर दें। क्लियर। अब डायरेक्शंस देखें, ए बी से कैंसिल हो जाएगा, इधर से 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहां से रहेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। क्लियर। अब साइन ओवर कॉस आप जानते हैं वो किसके इक्वल होता है बेटे, टेन थीटा के। तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आ गया। यहां से थीटा निकाल लें, टेन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3। कैलकुलेटर पे करें, आपके पास आंसर आता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। अब यही आपसे बिल्कुल इसी तरह की स्टेटमेंट एमसीक्यू में दी जा सकती है। तो आपने थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लगा के आना है। ठीक है। वहां पे सॉल्व नहीं करना, बल्कि इसको जहन में रखे, रट्टा लगा ले कि भी इस तरह की स्टेटमेंट आएगी ये न्यूमेरिकल, तो हम थीटा इज इक्वल टू 60 की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हल्का सा वो चेंज भी कर सकता है, हो सकता है न्यूमेरिकल में चेंज कर दे, हो सकता है वो एमसीक्यू की स्टेटमेंट में चेंज कर दे। वो चेंज क्या आएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। इधर पहले क्या कह रहा है, क्रॉस, फिर क्या कह रहा है, स्केलर। अब पहले अगर स्केलर यहां पे लिख दे और इस क्रॉस को आगे लिख दे, बाकी स्टेटमेंट यही रहने दे, तो फिर बेटे आप करके देख लें, फिर आपका आंसर आता है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। याद रखिएगा, अगर इधर पहले डॉट लिख दे मतलब स्केलर लिख दे और क्रॉस को आगे लिख दे, यहां पे कह दे स्केलर एंड क्रॉस, सही है, तो फिर आपका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये करके देख लीजिएगा, इस तरह से आपने याद रख लेना है। ठीक है ना। तो ये भी एमसीक्यू में देख सकता है या वो न्यूमेरिकल में चेंज कर सकता है। फिर अगली बात जरा ध्यान से सुनिएगा। इधर देखें, क्रॉस एंड स्केलर को रहने दे, इधर को वैल्यू चेंज कर सकता है। इधर है 4 स्क्वायर रूट 3 एंड 4, मतलब स्क्वायर रूट 3 के साथ जो कुछ है ना वही आगे है। तो अब वो ये कर सकते हैं कि यहाँ 10 कर दे, इधर भी 10 कर दे, इधर 6 कर दे, इधर 6 कर दे। आपने बस ये याद रखना है अंडर रूट 3 के साथ जो कुछ है वैल्यू वही अगर आगे है ना तो फिर आंसर सेम आएगा। फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर से वही 60 डिग्री आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। इधर क्रॉस, इधर स्केलर, इधर वैल्यू 10 कर दे, इधर 10 कर दे। अब आपने सॉल्व नहीं करना, जहन में रख लें, निशानी याद रख लें, अब भी आपका आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो इस तरह से वो हल्का सा चेंज करके ना एमसीक्यू की स्टेटमेंट में वो आपसे पूछ सकते हैं। तो लो जी, ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान था, इस तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाए न्यूमेरिकल नंबर 2.2। ये न्यूमेरिकल लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, जिस वेलोसिटी से हेलीकॉप्टर जो है ऊपर की तरफ उठा है वो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। when it is at a height of 156.8 मीटर above the ground। ग्राउंड से जब वो ऊपर उठा है तो कितनी हाइट तक गया है जी, 156.8 मीटर तक गया है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, जब वो इतनी हाइट तक पहुंच गया ना, फिर उसने, अंदर एक बंदा बैठा था, उसने एक पत्थर को नीचे की तरफ गिराया। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, पत्थर ग्राउंड पे पहुंचते हुए कितना टाइम लेगा।
जब वो ग्राउंड को जाके हिट करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपने कैलकुलेट करना है। देखें बहुत ही आसान, बाय गिवन डाटा की हेडिंग मेंशन करें। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है, जिस वेलोसिटी से हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठा है वो है 19.6 मीटर पर सेकंड। तो मैंने साथ में लिख भी दिया है कि भाई हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठा है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका रेफरेंस बन गया, तो वो आपकी अपवर्ड है उसकी डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की। उसके बाद बेटे कितनी हाइट तक वो पहुंचा है, 156.8 मीटर। अब मैंने यहाँ पे देखें साइन यूज किया है माइनस का, लेकिन वहां पे तो नेगेटिव साइन यूज नहीं कर रहा, तो इस बात को समझिएगा। देखो जिस हाइट पे वो पहुंच गया है ना 156.8 मीटर, तो वहां पे उसने क्या काम किया है, जाहिर सी बात उसने वहां से एक पत्थर नीचे की तरफ गिराया है। तो जब आपका पत्थर नीचे आएगा तो इसका मतलब वो भी तो उतनी हाइट ही अटेन कर रहा है ना। तो जिस तरह से पत्थर नीचे आता जाएगा स्टोन, तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, डिक्रीज, कम होता जाएगा ना। जैसे जैसे पत्थर नीचे आएगा डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वो जो डिक्रीजिंग है ना, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया है। कम होने की निशानी ये है नेगेटिव, कि डिस्टेंस कम हो रहा है, सही है ना। तो फिर उसके साथ आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो ये आपके पास डायरेक्शन क्या रहेगी, वो डाउनवर्ड रहेगी। हालांकि आपका डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व ही नहीं है। लेकिन बेटे इस न्यूमेरिकल के हिसाब में आपने देखे ना, रेफरेंस क्या है, अपवर्ड। तो रेफरेंस के अपोजिट जब भी चलेंगे तो आपका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसीलिए आप ये वाली चीज इसी तरह से लिखेंगे तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लियर ना। अब उसके बाद जी हमें दिया गया है, मतलब अब ना भी दिया गया हो तो हमें पता है जी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके साथ भी देखें मैंने माइनस का साइन यूज किया है, क्यों, क्योंकि आपका रेफरेंस क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड। तो जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ना। तो जब भी आप रेफरेंस के अपोजिट होंगे तो जी का वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो रेफरेंस अपवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी, तो रेफरेंस के अपोजिट है ना जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए आपके पास जी क्या हो जाएगा बेटे, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, टाइम टी। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे, एस या एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर इन टर्म ऑफ ग्रेविटी। तो इन टर्म ऑफ ग्रेविटी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। इसको यूज करेंगे, एच कितना दिया गया या एस भी कह सकते हैं ना, यूनिट तो मीटर ही है ना, तो एक ही बात है। -156.8 है, और वी आई कितना है 19.6 है, साथ में टी रहने दें। हाफ जी कितना है, माइनस का 9.8 है, और साथ में टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब बेटे ये 156.8 अपनी जगह पे, ये जो वैल्यू है ना 19.6 टी, ये प्लस की इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी, और ये वाला देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9.8 डिवाइड बाय 2 करें तो 4.9 आता है, और साथ में टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। ये माइनस का 4.9 टी स्क्वायर है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो ये वाली सारी चीज यहाँ पे आके प्लस हो गई साइड पे, और ये आगे -19.6 टी अपनी जगह पे, और ये वाला माइनस का 156.8 अपनी जगह पे। इधर क्या बच गया, इस साइड पे 0 बच गया। यहां तक ये क्लियर है। चले जी आगे देखिएगा। अब ये तो एक तरह से ना हमारे पास इक्वेशन बन गई है, 4.9 टी का स्क्वायर, फिर टी, फिर कांस्टेंट नंबर, जिस तरह मैथ में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पेयर बनता है ठीक है, नहीं तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं, पहले तो हम इसको जरा सिंपल बना लेते हैं कि 4.9 से ना पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने 4.9 से डिवाइड करना है, भाई आपने देखना है ना कि यहाँ पे हमें सिर्फ टी स्क्वायर चाहिए, तो फिर 4.9 को खत्म करना है, तो लिहाजा पूरी इक्वेशन पे आप 4.9 से डिवाइड कर दें। तो ये देखें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4.9, तो इधर 4.9 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा टी स्क्वायर। इधर 19.6 डिवाइड बाय 4.9 करें कैलकुलेटर पे, 4 बचता है। इधर 156.8 डिवाइड बाय 4.9 करें, 32 बचता है। ये अब आपके पास इक्वेशन बच गई है। देखिए कितनी सिंपल हो चुकी है। अब यहां से हम टी निकाल सकते हैं। तो बेटे देखें, पहले तो यहाँ पे 4t है ना, इसको पेयर बना ले, जिस तरह से हम मैथ में करते हैं। ठीक है, तो 4t को कैसे लिख सकता हूं, माइनस का 8t प्लस 4t। इस 4t को ऐसे लिख सकता हूं ना, जोड़े बना लें इसके। ठीक है, तो अब देखें माइनस का 8t प्लस का 4t है, तो वही दोबारा माइनस का 4t बन जाएगा प्लस माइनस करने से। और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज बननी चाहिए, ये होता है तरीका चेक करने का। तो वाकई 8 4 32 बाहर वाली चीज बनती है। तो लिहाजा 4t को हम लिख सकते हैं माइनस का 8t प्लस 4t, तो प्लस माइनस करें वही माइनस का 4t बन जाएगा। तो इस तरह से लिखते हैं, माइनस का 32 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों में से पहले देखें क्या कॉमन आ सकता है, t कॉमन आ सकता है। t कॉमन ले लें, यहाँ से बचा t और यहाँ से बचा माइनस का 8। अब यहाँ से देखें क्या कॉमन लें, प्लस का 4 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा t और यहाँ से बचेगा माइनस का 8।
क्योंकि 4 8 था 32 होता है। क्लियर। अब ये भी t माइनस 8, ये भी t माइनस 8, तो इसको एक दफा लिखेंगे t माइनस 8 और ये वाला t प्लस 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे, सही है ना। तो t माइनस 8 इज इक्वल टू 0 वही इधर ऑफ करके, और इधर t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से t निकालें, t माइनस का 8 इधर आके प्लस हो जाएगा, t इज इक्वल टू 8 आ गया। इधर से t निकालें तो माइनस 4 आ गया। अब आपको पता है टाइम नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता ना, टाइम नेगेटिव तो बेटे कभी भी नहीं हो सकता। पीछे जा सकता है टाइम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। पीछे बच गया 8, तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब 8 सेकंड लगेंगे जिस हाइट से, यानी कि 156.8 मीटर वाली हाइट से जब उसने पत्थर को नीचे गिराया, तो वो ग्राउंड को जब जाके हिट करेगा तो उसको टोटल 8 सेकंड लगेंगे। 8 सेकंड में वो जाके ग्राउंड को हिट करेगा। इस तरह से न्यूमेरिकल डेरिवेशंस आपने ये सॉल्व करना है। याद रखिएगा, इसका एक और तरीका भी है कि आप डायरेक्ट इक्वेशन लगाए ना, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t, उससे भी आंसर यही आएगा। लेकिन बेटे उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वो तो 1 मिनट में हल हो जाएगा ना, आंसर भी 8 सेकंड ही आता है, करके देख लें। लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है, वो कभी भी आपको नंबर नहीं देगा। आप इसी तरीके से करेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपने सोल्यूशन देना है ना बेटे। स्टेटमेंट में ये जो सारी चीजें उसने यूज की हैं, जिस तरह से वो बात कर रहा है, उसी के लिहाज से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आप डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, इससे भी आपका आंसर 8 सेकंड ही आता है, लेकिन इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये पहले ध्यान में रख लें। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था। अब है जी न्यूमेरिकल नंबर 2.3, कहता है इफ a प्लस बी का मॉड बराबर है जी a माइनस बी के मॉड के, देन प्रूव दैट वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बेटे आपको पता है कि a डॉट बी अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो दो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि a b cos थीटा होता है ना a डॉट बी, तो थीटा की जगह अगर 90 आ जाए, cos 90 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका a डॉट बी, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, थीटा की जगह 90 आएगा ना, तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0। तो जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि वो दो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पे भी वही चीज कह रहा है कि अगर a प्लस बी का मॉड a माइनस बी के मॉड के बराबर हो, तो फिर प्रूव करें कि ये दो वेक्टर्स a एंड b आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सिंपल हम a डॉट बी निकाल लेंगे, अगर वो 0 आ गया तो हम कहेंगे कि वाकई ये दो वेक्टर्स के हैं, परपेंडिकुलर हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, डायरेक्ट यही स्टेटमेंट होगी, क्योंकि जो प्रीवियस आपकी बुक थी ना, ओल्ड बुक, उसमें ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था, तो ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर उन्होंने न्यू बुक में न्यूमेरिकल बना दी है, तो कोई मसला नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपको जो कंडीशन दी गई है वो मेंशन करें ना, कि a प्लस बी का मॉड जो है वो a माइनस बी के मॉड के बराबर है, तो इक्वल रख दें। अब स्क्वायर ले लें, a प्लस बी मॉड का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। अब बेटे स्क्वायर को आप ओपन करें, वही दो दफा अलग अलग लिख देंगे, तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी बन गया। इसी तरह इसको भी लिखें, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, लिख सकता हूं ना। अब इससे फायदा क्या होगा कि देखें, सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करें, a को a से तो a का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से फिर a डॉट बी, यानी कि प्लस 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 आ जाएगा, a डॉट बी को अलग लिखेंगे क्योंकि ये तो स्क्वायर नहीं बनता ना, तो इसकी बारी इसके साथ है, तो प्लस का साइन यूज करें, a डॉट बी आ गया। फिर बेटे आपने b को a के साथ, तो प्लस b डॉट a, तो ये लिखा है मैंने प्लस b डॉट a। फिर b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ माइनस का साइन यूज होगा। क्लियर है ना यहां तक? अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये माइनस बी है, ये भी माइनस बी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बन गया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखें, ए स्क्वायर इस साइड पे भी है और ए स्क्वायर इस साइड पे भी है, कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर इस साइड पे भी है, बी स्क्वायर इस साइड पे भी है, साइन भी सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर से आपके पास बचा ए डॉट बी, ये वाला, और ये वाला जो माइनस ए डॉट बी है, इधर आके प्लस हो गया ए डॉट बी। क्लियर? इधर देखें, ये आपके पास माइनस का बी डॉट ए अपनी जगह पे ठहरा है, और ये जो इस साइड पे प्लस का बी डॉट ए था, इस साइड पे आके माइनस का हो गया बी डॉट ए। क्लियर? अब बेटे ए प्लस बी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 2 ए डॉट बी। इधर से देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो माइनस का 2 बी डॉट ए हो जाएगा। अब बेटे जो बी डॉट ए होता है वो ए डॉट बी के बराबर नहीं होता, हम पीछे पढ़ चुके हैं ना स्केलर प्रोडक्ट की, जब हम कैरेक्टरिस्टिक कर रहे थे तो हमने कहा था a डॉट बी है वो b डॉट a के बराबर होता है। सही है, तो फिर b डॉट a की जगह a डॉट b लिख सकता हूं। जब a डॉट b लिखूंगा तो ये माइनस का 2a डॉट b बन जाएगा, माइनस का 2a डॉट b। अब ये इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो
तो इधर आके जब प्लस होगा तो वो बन जाएगा 2 + 2 4, 4a डॉट बी। इस साइड पे क्या बच गया, 0 बच गया। बात समझ आ रही है ना। b डॉट a जो होता है वो a डॉट b के बराबर होता है। इसी तरह से a डॉट b डॉट a के बराबर है, तो फिर यहाँ पे a b लिख देंगे, वही माइनस का 2a डॉट b इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 4a डॉट b इज इक्वल टू 0 बन गया। अब 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो वही दोबारा 0, तो a डॉट b क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि a डॉट b अगर 0 के बराबर है तो फिर a एंड b आपस में क्या होंगे बेटे, परपेंडिकुलर। मतलब a डॉट b के बिटवीन एंगल क्या बन रहा है, 90। तो फिर लिख देंगे दिस शोज दैट a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। क्लियर है जी यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है जी 2.4। थोड़ी स्टेटमेंट लेंथी जरूर है लेकिन ये भी आसान है, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ बॉडी ऑफ मैस m, एक बॉडी है जिसका टोटल मैस हमें दिया गया कैपिटल M एट रेस्ट, एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस। जब वो फटा है तो उसके 3 टुकड़े हो गए। 2 ऑफ विच ऑफ मैस m/4, उन 3 में से 2 का मैस दिया गया, यानी कि एक का m/4, दूसरे का भी m/4, तीसरे का हमें नहीं दिया गया। ईच आर थ्रो ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो 2 टुकड़े जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए हैं, विद वेलोसिटीज ऑफ, जिनमें से एक की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड एंड दूसरे की कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ थर्ड पीस विद विच इट विल बी फ्लो अवे, जो तीसरा पीस उनसे दूर गया है उसकी वेलोसिटी आपने बतानी है, उसकी वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट की समझ आ गई ना। जरा गिवन डाटा मेंशन करते हैं, थोड़ा और मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हम बाय गिवन डाटा की हेडिंग मेंशन करेंगे। बाय गिवन डाटा मैस ऑफ फर्स्ट पीस हमें दिया गया m/4, इसी तरह से सेकंड पीस का भी मैस दिया गया m2 = m/4। अब थर्ड पीस का हमें मैस नहीं पता, तो हम निकालेंगे कि टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को क्या करके 2 × m/4 लिख सकता हूं ना, इन दोनों का इकट्ठा कर लेना 2 × m/4। अब टोटल में से इसको निकाल दें, जब टोटल में से इसको निकालेंगे तो आपके पास बचेगा m/2। तो ये थर्ड पीस का मैस आ गया है। क्लियर। अब वेलोसिटी हमें दी गई है फर्स्ट पीस की, वो है v1 = 3 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से सेकंड पीस की दी गई है v2 = 4 मीटर पर सेकंड, लिख दें। अब थर्ड पीस की हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है v3। तो अब v3 को जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ना बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करते हुए हम v3 को कैलकुलेट करेंगे। तो जब v3 को कैलकुलेट करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फार्मूले में ना हमारे पास एक रिजल्टेंट वेलोसिटी यूज होगी, तो उस रिजल्टेंट वेलोसिटी को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों पीसेस की, तो फिर वो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। एज जैसा कि m1 एंड m2 मूव परपेंडिकुलर आफ्टर एक्सप्लोजन, ये बात उसने स्टेटमेंट में की थी, वही लिख दी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकाल लें, दो पीसेस की वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकाल लें। ठीक है, अगर ग्राफिकल आप ऐड अप करेंगे तो वेक्टोरियली ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो फिर मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज करेंगे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी को मैं मेंशन कर लेता हूँ v डैश के नाम से। तो v डैश क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है दो पीसेस की। तो वो फार्मूला क्या होता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, यही होता है ना मैग्नीट्यूड का फार्मूला। ये तो आपको याद है, क्लास 9 से पढ़ाते आ रहे हैं। तो बेटे इसमें वैल्यू पुट कर दें, v1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस v2 कितना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, 25 की स्क्वायर रोड लेते 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई v प्राइम = 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करें बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन। इसको पहले लिखे या इसको आगे लिखे की बात है। ठीक है, तो बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम और इज इक्वल टू आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम लिख दिया जी इस तरह से। अब यहाँ पे देखें मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा, m/4 इंटू वी प्राइम, भाई प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी होता है ना। तो बेटे दोनों का जो अब आप लिखेंगे बिफोर कोलिजन यानी सॉरी बिफोर एक्सप्लोजन, तो फिर दोनों का जो आपके पास है मोमेंटम आएगा वो क्या होगा m/4 इंटू वी प्राइम, क्योंकि रिजल्टेंट है ना, यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई वी प्राइम। उन दोनों को तो हम एड अप कर चुके हैं या कह लें उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वो आपके पास ये आ गया। प्लस जो तीसरा पीस था वो आपके पास उसका मैस क्या है m/2 निकाल चुके हैं ऊपर गिवन डाटा में। तो m/2 इंटू वेलोसिटी क्या होगी v3। तो ये मोमेंटम आ गया दो पीसेस का और ये मोमेंटम आ गया तीसरे वाले पीस का। ठीक है, इज इक्वल टू, अब बेटे आपके पास मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन वो क्या होगा, टोटल मैस इंटू वेलोसिटी इनिशियल, तो वो मैंने लिख दिया m इंटू वी आई। क्लियर यहां तक। अब आगे चलते हैं, m/4 इंटू वी प्राइम प्लस m/2 इंटू v3 इज इक्वल टू, बेटे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, एक्सप्लोर होने से पहले जो भी आपका पास बॉडी था वो तो रेस्ट में था, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0।
तो जब वी आई जीरो होगा तो जीरो को एम से मल्टीप्लाई, तो ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब जरा आगे देखें, एम बाय टू इंटू वी थ्री, इसको रहने दें इसी साइड पे, ये वाला एम बाय फोर इंटू वी डैश इधर प्लस क्या है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब बेटा जरा ध्यान से ये देखें, इधर भी आपके पास m बाय टू है, इसमें भी m बाय टू तो होगा ना, यहां से सिर्फ 2 बच जाएगा। तो यहां से ऐसे कर लेना, ये इस स्टेप में माइनस m बाय टू इंटू बेटे कर ले v डैश ओवर टू, इस तरह से 2 को जरा ब्रेक कर ले, अलग अलग लिख सकता हूं ना। अब देखें ये m बाय टू इस m बाय टू से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचा सिर्फ v3, ये v3 बचा इज इक्वल टू ये माइनस आगे v प्राइम ओवर टू, ये बच गया। क्लियर है यहां तक। अब v प्राइम हमें कितना दिया गया है, ऊपर ऊपर देखें v प्राइम हम निकाल चुके हैं 5, तो ये 5 यहां पुट करें, माइनस का 5 बाय टू कैलकुलेटर पे करें, माइनस का 2.5 आता है। तो इसका मतलब v3 का आंसर क्या आ गया, माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास थर्ड वाले पीस की वेलोसिटी। अब इसमें नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो थर्ड वेलोसिटी है ना, थर्ड पीस की वेलोसिटी, वो अपोजिट है टू द रिजल्टेंट वेलोसिटी। जो दो पीसेस की रिजल्टेंट वेलोसिटी थी ये v प्राइम, इसके क्या है, अपोजिट है। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि थर्ड वाले पीस की जो वेलोसिटी है वो इस v प्राइम के, मतलब दो पीसेस का जो रिजल्टेंट है उसके क्या है, अपोजिट है। तो इस तरह से आप आखिर में ये छोटी सी लाइन मेंशन कर देंगे अपनी वर्डिंग में, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब जी न्यूमेरिकल 2.5 कहता है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 के एंगल पे ना एक क्रिकेट बॉल को हिट किया गया विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी दी गई है बेटे इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड। आपने फाइंड आउट क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, और हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि रेंज आपने फाइंड आउट करनी है। ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। सबसे पहले गिवन डायमेंशन करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड और एंगल दिया गया 45 डिग्री। तो टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज हमने कैलकुलेट करनी है। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करते हैं, t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे 2vi की वैल्यू 20 पुट करें, थीटा 45 पुट करें, जी की वैल्यू 9.8 है। साइन 45 कितना होता है, 0.707। तो इसको सॉल्व करें, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है 2.89, या इसको आप 2.9 भी लिख सकते हैं। तो 2.89 सेकेंड ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, हाइट आपने कैलकुलेट करनी है। तो हाइट का फार्मूला है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, सही है। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास हाइट का आंसर आ जाएगा 10.2 मीटर। इसी तरह से लास्ट हमारे पास थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा था, हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब कितनी दूर जाके वो बॉल गिरेगा। रेंज आपने कैलकुलेट करनी है। तो रेंज का फार्मूला होता है vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। यहाँ पे आप vi स्क्वायर vi की वैल्यू पुट करें 20, उसका स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा कितना है 45, 45 को 2 से 90 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 41 आता है। तो रेंज आ गई आपके पास 41 मीटर। लो जी, ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, अब आ जाए 2.6। ये भी छोटा सा है और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो 2.6 वाला न्यूमेरिकल है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। A 20-gram ball hits the wall of a squash court with a constant force of 50 न्यूटन। फोर्स हमें दी गई है और मैस भी दिया गया ग्राम में। इफ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज 0.50 सेकेंड, टाइम हमें दिया गया 0.5 सेकेंड। फाइंड द इम्पल्स, इम्पल्स आपने सीधी सी फाइंड आउट करनी है। तो एफ इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी। इम्पल्स का फार्मूला है, एफ दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। तो देखें, बाय गिवन डाटा मेंशन करेंगे, मैस ऑफ द बॉल हमें दिया गया 20 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 1000, किलो लेके आना है ना, किलो लेके आना हो तो 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे 0.02 आ जाएगा। फोर्स हमें दी गई है 50 न्यूटन, टाइम इंटरवल दिया गया है 0.5 सेकेंड। इम्पल्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो एज वी नो दैट इम्पल्स क्या होती है बेटे, एफ मल्टीप्लाई टी। तो एफ हमें दिया गया 50, डेल्टा टी हमें 0.5 दिया गया, मल्टीप्लाई करें 25 आ जाता है। इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल 2.6 हो जाएगा। 2.7 वाला न्यूमेरिकल कहता है, अ बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर, द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज 240 न्यूटन। एक फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल को किक करता है, जिसकी एवरेज फोर्स उसने बता दिया 240 न्यूटन है, एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड। ये टाइम इंटरवल दिया गया। कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम, अभी वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, एफ मल्टीप्लाई टी। फोर्स भी है, टाइम भी है, आंसर आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स होती है ना।
अच्छा जी, उसके बाद कहता है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और डायरेक्शन भी बतानी है चेंज इन मोमेंटम की। मोमेंटम वेक्टर है ना, इसलिए डायरेक्शन की बात कर सकता है। बाय गिवन डाटा फोर्स हमें दी गई 240 न्यूटन, टाइम इंटरवल दिया गया है 0.25 सेकेंड। क्लियर, चेंज इन मोमेंटम निकालना है और डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम बतानी है। तो चेंज इन मोमेंटम को पहले निकालते हैं ए पार्ट। एज वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स होता है, और इम्पल्स को हम लिखते हैं एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी, एक ही बात है। तो एफ 240 डेल्टा टी 0.25 मल्टीप्लाई करें 60 आ जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया 60 न्यूटन सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन सेकेंड होता है। अब उसने डायरेक्शन की बात की थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डायरेक्शन को भी मेंशन करेंगे। द चेंज इन मोमेंटम इज इन सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही आपके पास चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। देखे ना फार्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही आपके पास चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, तो वो बात आप यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है जी। उसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 2.8, याद रखिएगा ये आपके पास लॉन्ग में आ सकता है। 2.8 जो है ये लॉन्ग में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजेंटली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक एरोप्लेन जो है वो हॉरिजेंटली स्पीड के साथ मूव कर रहा है 200 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी गई है VIX, जिसको VX कह सकते हैं। एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, हमें हाइट भी दी गई है और वो है हमारे पास 8 किलोमीटर, इतनी हाइट पे जाके वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। टू अ ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन अ टारगेट, इतनी हाइट पे जब वो था तो उसने एक बॉम्ब को हिट किया, यानी कि नीचे की तरफ फेंका टारगेट पे। फाइंड हॉरिजेंटली डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड बी द बॉम्ब बी रिलीज्ड। जब बॉम्ब को फेंकेगा तो जाहिर सी बात है वो इस पॉइंट पे था ना, ऐसे इस पॉइंट पे जब वो इतनी हाइट पे था 8 किलोमीटर की, तो फिर उसने यहाँ से बॉम्ब को नीचे गिराया, तो फिर बॉम्ब तो ऐसे आएगा ना पैराबोलिक पाथ बनाते हुए, ऐसा ये ऐसे गिरेगा। जब ऐसे आएगा तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना हॉरिजेंटल, वो कितना उसने कवर किया वो आपने फाइंड आउट करना है। ये देखें ना डायग्राम में, जरा देखें, ये आपके पास हाइट है, इस हाइट पे आपके पास क्या है जी, एरोप्लेन VIX के साथ यहाँ पे यानी कि 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऐसे निकला है। अब वो इतनी हाइट पे जब था तो ये हमने हाइट मेंशन कर दी y इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। तो वो कहता है इस पॉइंट पे ना उसने यहाँ से एक बॉम्ब को नीचे गिराया, जैसे वो यहाँ से बॉम्ब को नीचे गिराएगा, बॉम्ब ऐसे थोड़ी नीचे आएगा, वो तो ये वाला पाथ बनाएगा ना ऐसे यहाँ पे। अब वो जब आके यहाँ पे हिट करेगा अपने टारगेट को, तो ये उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, वो कहता है ये आपने फाइंड आउट करना है x, यानी कि इस x को हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट समझ आ गई बेटे, गिवन डाटा मेंशन कर लेते हैं। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई है VIX इज इक्वल टू VX, जो कि है 200 मीटर पर सेकंड मेंशन करेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस हमें दिया गया हाइट या y, कितना है जी 8000, किलो की जगह मैंने 1000 लिख दिया है ना, तो 8000 मीटर बन गया, ऐसे यूनिट में लिखा करें। टू फाइंड, हमने हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये x हमने कैलकुलेट करना है। तो एज वी नो दैट s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t, ये तो आप डिस्टेंस की इक्वेशन जानते हैं ना, स्पीड के फार्मूले से निकाल ली है। v इज इक्वल टू s ओवर t होता है, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। तो s क्या बन जाएगा x, उसका भी यूनिट मीटर, उसका भी मीटर, तो लिख सकता हूँ v कौन सा है बेटे vx या VIX vx के बराबर है, एक ही बात है, और साथ में क्या आ जाएगा t आ जाएगा। सही है ना, इस तरह से यहाँ पे x लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब बेटे हम जानते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको कैलकुलेट करवा चुके हैं, वो होता है y इज इक्वल टू हाफ GT का स्क्वायर। तो यहाँ से ना t को निकालना है हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे t चाहिए ना, VX तो हमें दिया गया, t नहीं है, तो लिहाजा t मिल गया तो हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम t को निकालने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस यूज करेंगे, y इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर होता है। यहाँ से t स्क्वायर अपनी जगह पे रहने दे, 2 इधर आके y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और g इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, t आपको मिल गया। इसको जरा सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे, तो वो आपके पास आ जाएगा 40.4 सेकेंड। तो t आपका आ गया 40.4 सेकेंड। अब नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को दोबारा लेंगे, x इज इक्वल टू, आगे क्या है बेटे VX की जगह 200, टाइम हम निकाल चुके हैं 40.4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बुक में ना किलो में आंसर दिया गया, किलोमीटर में, तो आपकी मर्जी है किलो लेके आना है। जब लेके आना हो तो आप जाहिर सी बात है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से आपके पास 8.08 किलोमीटर ये आंसर आ जाएगा। अब है जी न्यूमेरिकल नंबर 2.9, कहता है व्हाई डज रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स द सेम व्हेन एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज चेंज्ड फ्रॉम थीटा टू थीटा प्राइम। थीटा प्राइम दिया गया 90 माइनस थीटा। आल्सो शो दैट फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
द रेशियो आर ओवर आर प्राइम इज इक्वल टू 1। ये चीज हमने बेसिकली शो करनी है कि आर ओवर आर डैश, आर क्या है रेंज, इक्वल टू आती है 1। तो गिवन डायमेंशन करेंगे, फर्स्ट एंगल हमें दिया गया थीटा, सेकंड एंगल दिया गया थीटा प्राइम इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब आर प्राइम, तो आर प्राइम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा प्राइम ओवर जी आ जाएगा। थीटा का सिर्फ फर्क आ रहा है ना, तो थीटा प्राइम यहाँ पे लगा देंगे, इधर आर प्राइम इधर थीटा प्राइम। अब बेटे वी आई स्क्वायर साइन 2 ओवर जी सेम, थीटा प्राइम की जगह लिख दें 90 माइनस थीटा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखें वी आई स्क्वायर ओवर जी, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 90 से 180 आता है, फिर 2 को थीटा से करेंगे 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक दोबारा सुन लें। यहाँ पे वी आई स्क्वायर ओवर जी ये ठहरा है, आगे साइन ये आ गया, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, फिर 2 को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है। अब बेटे देखें ये फार्मूला क्या बन जाएगा, आर प्राइम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी, इस सारे की जगह ना, इस सारे की जगह हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। कैसे, ये ना फार्मूला याद रखिएगा, मैथ में हम पढ़ाते हैं। इसको मान लें अल्फा, इसको मान लें बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका फार्मूला होता है इस तरह से, देखें साइन अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है। साइन अल्फा माइनस बीटा को हम ओपन करते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये ध्यान में रखिएगा। साइन अल्फा कॉस बीटा, देखें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, इधर माइनस है तो माइनस आएगा, फिर आगे कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप देखें साइन 180 जीरो हो जाएगा, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, माइनस कॉस 180 होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब ये सारी चीज किसकी इक्वल आ गई, साइन 2 थीटा के। तो इस सारे की जगह देखें मैंने क्या लिख दिया है, साइन 2 थीटा। क्लियर है ये स्टेप। अब बेटे आपके पास ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2, 1 भी आ गई 2 भी आ गई, तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 लें, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी है, फिर नीचे देखें इधर r प्राइम डिवाइड कर दें और इस साइड पे डिवाइड कर दें, इसकी राइट साइड ये वाली वी आई स्क्वायर जी ओवर साइन 2 थीटा। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया। अब आप देखें कि ये सारी चीज सेम नहीं है, कैंसिल हो जाएगी। जब ये सारी चीज कैंसिल हो जाएगी, ये भी वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा है डिवाइड बाय वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो इस तरह से आपके पास r ओवर r प्राइम क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। लो जी, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये भी न्यूमेरिकल 2.9 इंपॉर्टेंट है। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कुछ जो हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में बुक आई है उसमें 2.9 तक न्यूमेरिकल्स हैं, और एक और पीडीएफ फॉर्म आई है जिसके अंदर 2.10 तक है। तो बहरहाल जब आपकी बुक फाइनल आएगी प्रिंट होके, तब हम देखेंगे कि टोटल कितने न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल पीडीएफ फॉर्म है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ जितने बुक में दिए गए हैं। तो कुछ पीडीएफ फॉर्म हमने देखा है कि उसके अंदर 2.9 तक न्यूमेरिकल है, और एक पीडीएफ फॉर्म में बुक आई है कि जिसके अंदर ना 2.10 तक न्यूमेरिकल है, और एक और है जिसमें 11 तक है। तो पता नहीं कौन सी ठीक है। बहरहाल न्यूमेरिकल तो सारों में सेम थे 9 तक, लेकिन जो मुझे 10 वाला लग रहा है वो भी ठीक लग रहा है, तो लिहाजा 10 वाला भी देख लेते हैं। जब आपकी बुक आएगी तो उसमें देख लेंगे कि टोटल कितने न्यूमेरिकल्स हैं, कोई रह जाएगा तो वो बाद में कर लेंगे। 2.10 में कहता है अ रेलवे वैगन of mass 4 multiplied 10 raised to power 4 kg moving with a velocity of 3 meter per second collides with an other wagon। एक वैगन रेलवे वैगन है जिसका मैस ये हमें गिवन है, जिसकी वेलोसिटी हमें बताई गई है, ये कोलाइड जाके करती है एक और वैगन से जिसका मैस कितना है 2 multiplied 10 raised to power 4 kg, विच इज एट रेस्ट, जो कि पहले रेस्ट पे थी, उससे जाके उसने कोलाइड किया। दे स्टिक टूगेदर, वो दोनों इकट्ठी हो गई, ऐसे दोनों इकट्ठी हो गई, फिर ऐसे आगे गई। मूव ऑफ टूगेदर फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी। जाहिर सी बात है अगर एक वैगन है यहाँ पे, उसने जाके इस रेस्ट वाली को हिट किया तो फिर जाके ऐसे इकट्ठी हो गई है, ये ऐसे जुड़ गई है, अब ये इकट्ठी होकर ऐसे आगे जा रही है, तो वो कहते हैं इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या है। सही है ना। तो बाय गिवन डाटा पहले मेंशन करेंगे, मास ऑफ फर्स्ट रेलवे वैगन m1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 पर 4 kg। इस तरह सेकंड का आ गया मास, फिर फर्स्ट की वेलोसिटी आ गई, और सेकंड की वेलोसिटी क्या होगी, वो तो रेस्ट पे थी तो उसकी वेलोसिटी v2 क्या होगी, 0 होगी। अब हमें चाहिए कॉमन वेलोसिटी, हमने फाइंड आउट क्या करनी है बेटे, कॉमन वेलोसिटी v डैश। तो फिर यहाँ पे ना फार्मूला यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू बेटे m1 v1 प्राइम फिर प्लस m2 v2 प्राइम, v1 प्राइम और v2 प्राइम इकट्ठा हो जाएगा ना, कॉमन वेलोसिटी हो चुकी है, तो उसको मैं डायरेक्ट v डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो m1 m2 कॉमन आ जाएगा, v डैश बाहर आ जाएगा, ये कॉमन वेलोसिटी आ गई। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। देखें अगर समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखें m1 v1 प्लस
m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अब जो हमारे पास v1 डैश है वो v2 डैश के बराबर होगा, क्योंकि कॉमन वेलोसिटी हो चुकी है, दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं v प्राइम का। अब देखें ये m1 v1 प्लस m2v2 लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे देखें ये m1 v1 डैश की जगह v प्राइम आ जाएगा, प्लस m2 ये v2 प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, फिर से v प्राइम आ जाएगा। देखें ना, v2 प्राइम भी v के प्राइम के इक्वल है, v1 प्राइम भी v प्राइम के इक्वल है। अब देखें यहाँ से v प्राइम कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा m1 प्लस m2, वही चीज तो लिखी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर दें, ज्यादा आसान है। अब यहाँ से v प्राइम अपनी जगह पे, ये m1 प्लस m2 इधर सारे के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। लो जी, इसमें वैल्यूज पुट करें, m1 दिया गया, v1 दिया गया, m2 दिया गया, v2 दिया गया 0, m1 दिया गया, m2 दिया गया। पुटिंग करें कैलकुलेटर पे, डे उसमें आप इस सारे को सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास v प्राइम आ गई है, कॉमन वेलोसिटी आ गई है 2 मीटर पर सेकंड।